हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम लक्ष्मीकांत का डिटेल से अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम इस कड़ी में 6 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है। हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो सिटीजनशिप के बारे में था, नागरिकता के बारे में था। हमने काफ़ी डिटेल से उसका अध्ययन किया था। मैं होप करता हूँ कि वहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से देख के यूपीएससी उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या क्वेश्चन बन सकते, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सकते थे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लो, अगर इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में इस चैप्टर को कहा जाता है सबसे टफ चैप्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, सबसे टफ चैप्टर भी यहाँ है, सबसे ज़्यादा दिमागी गेम, सबसे ज़्यादा पॉलिटी वाले वर्ड भी, अच्छी पॉलिटी है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये काफ़ी एक वर्ड खेलता आपसे तो समझना कठिन हो जाता है। जहाँ जिस प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज की है ना लक्ष्मीकांत पे, उसको समझना मुश्किल हो जाता है, पूछना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो हम इसको देखेंगे ना, काफ़ी अच्छे से देखेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको क्या देखना है, कैसे करना है। फंड उसके अलावा भी लक्ष्मीकांत में दे रखा, उसके बाहर का भी कुछ बनता है वो भी देखेंगे। तो काफ़ी अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा फंडामेंटल राइट। देखो, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मेंस की बात करें तो मेंस में 2017 में क्वेश्चन पूछा है, 15 में पूछा है, 14 में पूछा है, 13 में क्वेश्चन पूछा है और भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं इस पर। प्रीलिम में बार बार क्वेश्चन बने, 22 में, 21 में, 18 में, 19 में बार बार इससे क्वेश्चन बने। तो हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछले वाले पार्ट से भी। मतलब ये देखो, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। पहला ही आपका क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। डेफिनेशन बताओ फंडामेंटल राइट की। तो फंडामेंटल राइट की एक सिंपल सी डेफिनेशन यही है, मूल अधिकार की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, वे अधिकार, वो वाले अधिकार, उसके बिना है ना आपका विकास नहीं हो सकता है। ऐसे अधिकार जिनके बिना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो अधिकार है ना, इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति के सामूहिक विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार के अधिकारों का होना जरूरी है। ये व्यक्ति बाई बर्थ लेके होता है। ऐसा नहीं कह सकते आप पैदा हुए कोई आपको ये बोल दे नहीं आप खेल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर ये सब कर रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो भगवान ने आपको ये देख के भेजा है, मतलब ये प्रकृति, ये आपके नेचुरल अधिकार है, आपको प्राकृतिक रूप से ये अधिकार मिले हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट नीति, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता तो आपको ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता था। तो ये आपके नेचुरल राइट है। तो फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो आपकी मौलिक रूप से जुड़े हुए, उसके बिना आप कुछ हो ही नहीं, आपका विकास नहीं हो सकता है। अगर आपको ये बोल दे आप पढ़ नहीं सकते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आपका डेवलपमेंट थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी सब कुछ है, बट ये कहा जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके बिना व्यक्ति सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, क्योंकि आपका कोई अधिकार ही नहीं होगा तो आप कैसे जियोगे। बिना अधिकारों के तो जी नहीं सकते हो। तो ये होते हैं फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के लिए भी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के लिए भी होते हैं, और ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए भी होते हैं, यानी कि लोगों के समूहों के लिए भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, कि एक मेरा खुद का इंडिविजुअल राइट है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है। और मेरा ग्रुप में राइट क्या है, मेरा धर्म का मानना है, मैं कौन से धर्म को मानता हूँ, ये मेरा ग्रुप का राय मानना है कि मेरी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये कल्चरल राइट वगैरह है ना, धार्मिक राइट है, ये पूरे ग्रुप के राइट है। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के भी होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के भी होते हैं। भारत का संविधान है हर नागरिक को, हर इंडियंस को सिविल लिबर्टी प्रदान करता है। सिविल लिबर्टी क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को प्रदान करता है, आप अच्छे से जी सकते हो, अच्छे से रह सकते हो, ये हमारा संविधान घोषणा करता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल से लिखा गया है। कौन से पार्ट में है इस संविधान की, संविधान का पार्ट 3 है, और संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है। याद रख लो, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप सबको पता ही होगा फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है। नहीं पता तो बता दो, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक का आता है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी। अब वो जो पार्ट 3 है ना, उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, फंडामेंटल राइट को जिस प्रकार की हमारी पॉलिटी, हमारी पूरी लक्ष्मीकांत में इसे जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वैसे ही ये जो मूल अधिकार है ना, इनको पूरी संविधान में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा तो कहा जाता है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है। मैग्ना कार्टा है ना, ये
चार्टर ऑफ राइट है, यानी कि अधिकारों का एक पत्र है। यहाँ पर सारे अधिकारों के बारे में लिखा गया था। दरअसल क्या हुआ था, हम बात करें 1200 की, 1215 की बात करें, जहाँ पर यूके में, वहाँ इंग्लैंड की बात करें यूके में, वहाँ पर राजशाही था, पूरा राजाओं का शासन था। तो वहाँ पर कुछ व्यापारी थे ना, उन्होंने ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि भाई साहब है ना, हमारे पास तो अधिकार ही नहीं है, ये राजा महाराजा सारे अधिकार लेके बैठे हैं, काम हम कर रहे हैं, इकोनॉमी पूरी हम चला रहे हैं, हमारे पास तो अधिकार है नहीं। राजाओं का कुछ तो फर्ज बनता है हमें अधिकार देने का। तो ठीक है जी, राजाओं का फर्ज बनता है। ये सारे लोग मिलकर चले गए राजा के पास में। राजा को बोला हमें चाहिए अधिकार, अधिकार चाहिए, नहीं तो हम आपको पीट पीट के मार डालेंगे। ये पीट पीट वाली तो मजाक है, पर राजा को पकड़ लिया और राजा को बोला हमें अधिकार चाहिए। तो ये कैसे अधिकार दें, हमें लिख के दे दो, ये कार्ड है, ये पत्र है, इस पर लिख के दे दो कि ये हम तुम्हें अधिकार देते हैं। क्या क्या तुम बोल सकते हो, खा पी सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, व्यापार कर सकते हो, ये सारे अधिकारों का हमें लिख के दे दो गारंटी से। तो ये राजा ने लिख के दे दिया। उसके बाद में यूरोपियन ने क्या लिख दिया यहाँ पे आके कि यूरोप में तो, इंग्लैंड में तो 1215 में ही वहाँ पर फंडामेंटल राइट आ गए थे, ये मैग्ना कार्टा है, राजा ने स्वयं दे दिया था। राजा ने झक मार के दिया था, राजा को देना नहीं था, पर वहाँ पर लोग छाती पे चढ़ गए थे, इसलिए राजा को देना पड़ा। तो ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की बातें वो करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि यूरोप में लोकतंत्र आया था, कई लोग कहते हैं उससे पहले भी आ चुका था, ठीक है, बट वो सबकी अलग अलग धारणाएं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में भी लोकतंत्र था कुछ टाइम पहले, जब हमारे यहाँ पर जनपद महाजनपद वगैरह थे, तो वो लोकतंत्र तरीके से काम करते थे। काशी कौसंबी के बारे में आपने सुना होगा कि वो पूरा लोकतंत्र मैनेजमेंट की तरह चलता था वहाँ। तो उस मैटर में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल सा देखेंगे कि 1215 में यूरोप में आ गया लोकतंत्र, आ गया क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल राइट आ गए। यूरोपियन बाद में चर्चा करते रहे, जब इन्होंने बाहर की दूसरी कॉलोनियों पर राज किया ना था। यूरोपियन में क्या था ना, यूरोपियन थोड़ी खराब टाइप के इंसान थे, उनमें आपस में बहुत प्रेम था। आपस में वो है ना, नहीं चाहते थे कि इसको फंडामेंटल राइट न बढ़े, ये राजा है वो राज करे, हम सब पीछे रहने। आपस में वो अच्छे से काम करते थे, बट जब दूसरों की बात आती ना, साले उनको जाके परेशान करते थे, वहाँ उनके साथ गलत बिहेव करते थे। तो यहाँ पर तो यहाँ मजे लेते थे कि भाई साहब हमें तो फंडामेंटल राइट चाहिए, और दूसरों की बात है उनके फंडामेंटल क्या होता है ये भाई साहब, फंडामेंटल राइट क्या होता है। जब इंडियन की बात हुई, जहाँ पर उन्होंने दूसरी कॉलोनियाँ बनाई, उनको बोला तुम्हारे फंडामेंटल राइट क्या होते, तुम तो जीने लायक भी नहीं हो। और जब उनकी खुद की बात आई, 1215 में 15 सालों ने फंडामेंटल राइट लिए थे। तो इस प्रकार के ये आदमी थे, आदमी बहुत ख़राब थे ये लोग। आज भी ख़राब है, आज भी अमेरिका बांटता रहता है, कभी बोलता है मैंने लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर अटैक कर दिया, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलते हैं। फिर ईरान जैसे कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ईरान ख़राब है, वो ख़राब है। गलती तो इनकी है, बट क्या ही करे, आज ऐसा ही चल रहा है। तो 1215 में फंडामेंटल राइट है, एक डॉक्यूमेंट आया था। क्या था डॉक्यूमेंट, बिजनेसमैन जो व्यापारी वगैरह थे, जिसे बैरोनस कहा जाता था, इन्होंने राजा से बोला कि हमें है ना हमारे अधिकार दे दो। तो इन्होंने मैग्ना कार्टा 1215 में रिलीज किया है, जिसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। भारत में जो है ना, जो हमारा पार्ट 3 है संविधान का, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको मैग्ना कार्टा समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे क्या देख लेते। अब आगे हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ फंडामेंटल राइट का, है ना। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में देख लें। तो सबसे पहले 1215 में अभी हमने देख लिया कि 1215 में मैग्ना कार्टा आ गया। इसका मतलब फंडामेंटल राइट यूरोप में तो आ गई। हम तो काफ़ी पीछे थे, हम तो भाई आज़ादी 1947 में हुआ, हमें क्या पता कि क्या होता है फंडामेंटल राइट वगैरह, हमें तो तब तक कोई एहसास ही नहीं थे कि फंडामेंटल राइट इस नाम की कोई चीज़ होती है। तो 1215 में यूरोप में आए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आ गया बिल ऑफ राइट नाम से, अंग्रेजों ने लेके आए थे 16वीं सेंचुरी में। कहाँ लेके आई, ये भी यूरोप में आया था, मैन ऑफ यूके में लेके आए थे, ये बिल ऑफ राइट लेके आ गए थे। यहाँ पर भी इन्होंने फंडामेंटल राइट की बात करी थी। ये साले चालाक, देखो वहाँ पर फंडामेंटल राइट है ना, उस टाइम भारत में ये गुलाम बना के बैठे थे, कॉलोनी बना के रखे थे, और उन सालों को फंडामेंटल राइट चाहिए था। तो ये पहले चालाक हुआ करते थे। तो बिल ऑफ राइट आ गया 16वीं सेंचुरी में। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई बार लोग कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इन्हें बीज बोझ देते, लोकतंत्र के हैं, आप फंडामेंटल राइट की बात करोगे, इंडिविजुअल की बात करोगे, विमन की बात करोगे, तो ये सारे है ना, ब्रदरहुड की बात करोगे, नेशनलिटी की बात करोगे, नेशनलिज्म की, तो इस सारे के बीज है ना आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की, यानी फ्रांस की क्रांति थी, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ से है ना पूरा सब कुछ चेंज हो गया था। लोगों को पता चल गया भाई ये नाम की चीज़ें होती है, लोगों को खुद के हक के लिए लड़ना पड़ता है। लोगों को बहुत ही यहाँ से सीखने को मिला था, यार इतने से लोग मिलकर फ्रेंच से पूरा शासन उखाड़ सकते हैं, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो राजशाही के खिलाफ माहौल बना, पूरा लोकतंत्र के लोगों को माहौल बनने में लगा, हाँ लोकतंत्र होना चाहिए, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास राइट होनी चाहिए, ऐसा माहौल है ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बना। तो इन्होंने भी फंडामेंटल राइट के लिए वो कोशिश किया। भारत की बात करें तो भारत में पहले तो कुछ था नहीं। जब गांधी जी 1915 में आए थे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई ऐसी कोई चीज़ होती है, लोगों के राइट होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना भी होता है, ये सब बातें स्टार्ट होने लगी थी। हालांकि पहले भी होती, पर यहाँ पर थोड़ा अच्छे लेवल पे होने लग गई। अब 1921 में मोतीलाल नेहरू, आपने नेहरू कमेटी सुना होगा, तो नेहरू एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई थी, और यहाँ पर बात की गई थी बिल ऑफ राइट की बात करी थी, यहाँ की
लोगों के अधिकारों की बात की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारत में लोगों के अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तो चल रही थी, उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने संविधान बनाया और संविधान में लिख के दे दिया भाई साहब हमारे लोगों के पास में मूल अधिकार होंगे ही होंगे। क्यों लिख के दिया? लिख के इसलिए दे दिया कि हमें भरोसा नहीं था कि और कोई सरकार आएगी, वो अपनी तानाशाही करेगी, फिर से लोगों को गुलाम बनाएगी, फिर से मारेगी, तो छुड़ाएगा कौन? बार बार कौन क्रांतियाँ करता फिरेगा? इसलिए बोला कि हम फंडामेंटल राइट लिख के दे दिया। अब लिख के तो दे दिया, पर भाई साहब होगा क्या? गारंटी कौन देगा इसकी? प्रोटेक्ट कौन करेगा इसको? सरकार तो जब चाहे जिसको चेंज कर देगी। तो संविधान ने बोल दिया इसका प्रोटेक्टर कौन है? संविधान खुद इसका प्रोटेक्टर है। संविधान ने बोला कि मैं ही इसकी रक्षा करूंगा। मैं बैठा हूं ना छाती पे चढ़कर, कौन है इसको हटाने वाला? तो सरकार को साफ साफ बोल दिया हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका प्रोटेक्टर मैं खुद हूँ। यानी कि कौन? संविधान खुद फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। तो संविधान किसके माध्यम से प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से रीट जारी करके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो संविधान ने साफ साफ बोल दिया हमारे जो फंडामेंटल राइट है, लोगों के मूल अधिकार है, उसको आप उससे वंचित नहीं रख सकते हो। अगर आप वंचित करोगे, इस प्रकार की डिक्टेटरशिप लाओगे, तानाशाही लाओगे, तो आपका बैठा है कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो न्यायालय है ना, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और न्यायालय खुद प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, संविधान ने खुद ने गारंटी दी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो संविधान खुद प्रोटेक्टर है इसका। तो न्यायालय है ना, वो संविधान के एवज में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो संविधान ने इसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देख लेते हैं टोटल राइट है कितने। टोटल 6 राइट है, पहले थे 7, लेकिन एक प्रॉपर्टी का था मुद्दा, आपको पता ही होगा। उस टाइम में लोगों को चाहिए था कि एक लोग के पास में, एक व्यक्ति के पास में हजार बीघा ज़मीन थी, हजार एकड़ ज़मीन थी। अब दिक्कत ये थी कि एक आदमी वो 1000 बीघा ज़मीन लेके बैठा है, दूसरा आदमी वो गरीब बैठा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता, लैंड का है ना डिस्ट्रीब्यूशन करना था। हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले भी बोला था कि हमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सबके पास में इक्वल राइट होगी, इक्वल प्रॉपर्टी होगी, ऐसी बात की गई थी। बट ये ना, ये प्रॉपर्टी का राइट था, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया था। अब अगर सरकार इसको चाहे कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लैंड का वितरण किया जाए, बट करे कैसे? भूमि सुधार कैसे कानून लिया जाए? बिकॉज कि जब जब सुधार लाई, लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बचाओ बचाओ, माए बाप बचाओ में, इस प्रकार से वो चले जाते थे। फिर लेके आए पहला संविधान संशोधन लेके आए, बोला गया कि ये जो मूल अधिकार है ना, इसको आप संपत्ति के मूल अधिकार से हटा दो, इसको पटक दो एक अलग अधिकार में, नॉर्मल इसको राइट के रूप में रख दो, मतलब इसको कानून की गारंटी हो, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी नहीं हो। तो इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया। बार बार इसमें केस आते रहे। फाइनल स्थिति ये है कि ये जो संपत्ति का अधिकार था, प्रॉपर्टी का राइट था, अभी संविधान में ये हटा दिया गया है और आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया। अब ये इतना ही काम करता, 300A में जोड़ दिया गया। अब ये है नॉर्मल राइट है, इसको आप कानून की तरफ प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसकी घोषणा तो हो गई खत्म, 7वें राइट की तो घोषणा हो गई खत्म। अब हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन सा है? पहला है राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल करो। पहले तो सबको इक्वल कर लो। 14 से 18 तक के जो आर्टिकल है ना, वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, सबको स्वतंत्रता दो। ठीक है, कौन सा है? 19 से 22 है, वो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किसी की एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसके खिलाफ उसको स्वतंत्रता दो, राइट दो, अधिकार दो, ये 23-24 में एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं। फिर बात होती है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। फिर आपकी बात होती है कल्चरल राइट की, आपके पास में कल्चरल राइट हो, आपके पास में एजुकेशन का राइट हो, ठीक है, आपकी जो संस्थाएं वगैरह उसको आप प्रोटेक्ट कर सको, ये 2930 में दीजिएगा। अब हमारे पास अधिकार थे, बट इसका फ़ायदा क्या? इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो पहली बात, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, मतलब जो आपके संविधान है ना, उसका जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट है ना, उसका आप उपचार कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 में बोल दिया है अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओ और बोलो सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी फंडामेंटल का राइट, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहा है। कौन उल्लंघन कर रहा है? सरकार कर रही है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी, जो भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उसे उठा लाएगी और सामने पटकेगी कि क्यों आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। रीट के बारे में आपको पता होगा कि सुप्रीम अलग अलग रीट प्रकार की रीट जारी करती है, तो उस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपकी फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने से रोकता है, उसका प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट के बारे में हम देख लिया है। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो क्यों जाते हैं। ठीक है, तभी इसकी चर्चा हो रही है इतनी, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये है ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। आपका है ना राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रमोट कर रहा है? राजनीतिक लोकतंत्र कब प्रमोट होता है? जब है ना कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को मतदान दे सकता है, इलेक्ट कर सकता है, खुद इलेक्शन लड़ सकता है।
तभी तो राजनीतिक ये प्रमोट होगी ना, राजनीतिक डेमोक्रेसी प्रमोट होगी ना। तो ये कब होगी? जब व्यक्ति के पास में लड़ने का अधिकार होगा, जब व्यक्ति के पास में चुनाव वोटिंग करने का अधिकार होगा। ये अधिकार कब आएगा? जब आपके पास मूल अधिकार है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। साथ ही साथ में ये निरंकुशता को रोकता है, ऑथोरिटेरियनिज्म को रोकता है। ये ऑथोरिटेरियनिज्म को कैसे रोकता है? कि कोई व्यक्ति है वो निरंकुश बन के बैठ गया, ऐसे तानाशाही करके बैठ गया, साला मेरे को कौन हटाने वाला, मैं तो किंग हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी बोल दे मैं किंग हूँ, मेरे को कौन हटने वाला है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगी कि मैं रोकूंगी आपको। तो ये निरंकुशता को रोकता है, तानाशाही को रोकता है, ऑथोरिटेरिज्म को रोकता है। ठीक है। तीसरा है, ये है ना, व्यक्ति के इंडिविजुअल के विकास के लिए काम करता है। अगर व्यक्ति के पास में फंडामेंटल राइट है तो उसका विकास आराम से हो सकता है। तो ये व्यक्ति के विकास के लिए काम करता है, व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ में ये कुछ फोर्सेबल भी होते हैं। कुछ फोर्सेबल मतलब कुछ को फोर्स करके लगाया सकता है, उसके लिए एक्ट बनाया जा सकता है। कुछ होते हैं वो अनफोर्सेबल होती है, वो ऐसे लागू हो जाते हैं। अगर आपके पास में वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ इंटरफेयर कर सकती है। महत्व तो देख लिए, अब इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। देखो, महत्व अलग चीज़ होती है, विशेषता अलग होती है। विशेषता इसमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब विशेष क्या है, पैसे कैसे पता चलेगा ये फंडामेंटल राइट है। तो ये कुछ तो होते हैं नागरिकों के लिए, हमारे जो सिटीजन है ना उनके लिए। कौन कौन से हैं सिटीजन के लिए? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये हमारे सिटीजन इसके लिए बात करता है। फिर कुछ होते हैं वो सबके लिए, नागरिक के लिए हैं, फॉरेनर के लिए हैं, कंपनीज के लिए। कंपनी भी एक प्रकार की एंटिटी है, उसके भी राइट्स होते हैं। ठीक है। विदेशों के लिए भी होते हैं, विदेशी जो बाहर से आया है उसको आप ऐसे मार नहीं सकते, उसके भी कुछ राइट होते हैं। फिर विदेशों में भी फॉरेनर के लिए अलग है, जो एक हमारा फ्रेंडली है उसके लिए अलग है, उसके एनिमी के लिए अलग है, हमने देखा था पिछले पार्ट में। ठीक है। तो ये कुछ विदेशियों के लिए, कुछ भारतीयों के लिए होते हैं। अब इसमें कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे अमेरिका की बात करोगे ना, वहाँ पे एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अमेरिका का कोई भी व्यक्ति है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। वो चाहे तो अमेरिका के फ्लैग को जला सकता है, वो चाहे तो वहाँ के प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकता है। मतलब अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास है ना इतने राइट होते हैं कि उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई लिमिट नहीं है। तो वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाम की भी चीज़ नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट राइट है। बट जहाँ भारत की बात होती है ना, वहाँ पर एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। अगर आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक, जहाँ तक किसी और के अधिकारों का वायलेशन नहीं हो रहा है। मतलब आप वहाँ तक हाथ घुमा सकते हो जहाँ पर किसी और को टच नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आपके राइट है, भारत में एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ पर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अमेरिका के उल्टा है भारत में, क्योंकि अमेरिका है ना बहुत पुरानी लोकतंत्र है, उनका अलग सिस्टम है, हमारा अलग सिस्टम है। हमारे तो किसी को छूट दे दी जाए कि है ना तू कुछ भी बोल सकता है, वो तो किसी को गाली बकना स्टार्ट कर देगा, किसी को चांटे मारना स्टार्ट कर देगा। और ये तो अधिकार थोड़ी होगा, मेरा अधिकार है, मैंने किसी को गाली बक दी, मैंने किसी को चांटा मार दिया, मैंने देश का झंडा जला दिया, या मैंने देश के खिलाफ जाके कुछ कर दिया, है ना, ये तो हमारे नेशनलिज्म के खिलाफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। हमारे देश का अलग सिस्टम, हमारा देश का अलग कल्चर है, तो हम अमेरिका की तरह नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट थे वो नहीं दिए, हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाई है। ठीक है। ये दूसरा फीचर था। तीसरा है, कुछ फंडामेंटल राइट थे वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब स्टेट ये नहीं कर सकता है, स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता है। तो कुछ है नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि कुछ है ना स्टेट ये चीज़ कर सकता है, व्यक्ति ये चीज़ कर सकता है, तो कुछ पॉजिटिव है। ये तीसरा फीचर था। चौथा फीचर क्या है इसका? मोस्ट ऑफ होता है वो राज्य के खिलाफ है, मोस्ट ऑफ है वो स्टेट के खिलाफ है। कैसे स्टेट के खिलाफ है? स्टेट को तानाशाही करने से रोकते हैं कि स्टेट है ना ज़्यादा नाटक नहीं कर सकता है, स्टेट अपनी तानाशाही नहीं चला सकता है। अगर मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो मैं स्टेट के खिलाफ चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, हाई कोर्ट में चलाऊंगा। तो स्टेट के खिलाफ काम करते हैं। कुछ व्यक्तियों के खिलाफ ही होता है। स्टेट के खिलाफ तो समझ में आ गया कि स्टेट तो तानाशाही कर सकता है, बट व्यक्तियों के खिलाफ कैसे? अगर मैं जा रहा हूँ रोड पर, मेरे को किसी ने चांटा मार दिया, मैं चला जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के पास में, मेरे को फालतू परेशान करता है, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। कोई व्यक्ति आया मेरे पर, मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई मेरे को बोलता नहीं तू पूजा नहीं करेगा, कल से तू धर्म चेंज कर दे। किसी की थोड़ी औकात है मेरे को ऐसे धर्म चेंज करवा दे, मैं नहीं कर सकता। मेरे को जो पूजा करनी होगी, जिस धर्म को मानना होगा उसको मानूंगा। अगर कोई व्यक्ति आके मेरे को बोलता है तो मैं उसके खिलाफ कानून में जा सकता हूँ, उसके खिलाफ लड़ सकता हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। ये मेरे को अधिकार, मेरा फंडामेंटल राइट देते हैं। तो कुछ है वो सरकार के खिलाफ होते हैं, कुछ इंडिविजुअल के खिलाफ भी होते हैं। आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। ये चौथा फीचर हो गया। पांचवा फीचर होता है, ये ना तो स्थायी है और ना अस्थायी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट कभी आए और कभी भी खत्म हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। संसद इसमें चेंज कर सकती है। हमारा केस में भारतीय केस आया तो उसके बाद में है पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके मूल अधिकार है उसमें संशोधन कर सकती है, उसे चेंज कर सकती है। तो इसमें फंडामेंटल राइट है वो परमानेंट नहीं, उसमें चेंज भी किया जा सकता है। इसकी प्रोटेक्ट और गारंटी कौन देता है? संविधान इसकी प्रोटेक्ट गारंटी देता है। इसका छठा फीचर यही है कि संविधान इसका गारंटर है,
गारंटी देने वाला प्रोटेक्टर है। ठीक है। 7वां फीचर है आपातकाल के समय में कुछ राइट है उसका सस्पेंशन हो जाता है, कुछ को छोड़ के कुछ का सस्पेंशन, जैसे कि आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इसका सस्पेंशन कभी नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों सब आपातकाल लग जाए उसमें नहीं होता है। आर्टिकल 19 है वो अगर बाहरी युद्ध के कारण जो आपातकाल लगा है तो उसमें ये प्रोटेक्ट सस्पेंड हो जाएगा। ओनली बाहरी युद्ध के कारण जो आपातकाल लगेगा तभी ये सस्पेंड होगा, नॉर्मल आपातकाल में नहीं होगा। अगर कोई आंतरिक विद्रोह होगा उसके कारण जो आपातकाल लगा है उसमें 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। बाकी जो राइट है वो सस्पेंड हो जाएंगी, अगर कोई आपातकाल वगैरह लगा है तो उसमें वो सस्पेंड हो जाएंगी। इसके अलावा आर्टिकल 31A 31B और 31C के तहत भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे कि कैसे, अगर सरकार है किसी लैंड का एक्विजिशन करना चाहती है तो आर्टिकल 14 के तहत उल्लंघन करके लैंड का एक्विजिशन कर सकती है, आपको पैसे दे सकती है। ये आर्टिकल 3A कहता है। 31B क्या कहता है? 31B कहता है कि अनुसूची 9वीं में शामिल, 9वीं अनुसूची में शामिल है ना, उसी किसी भी एक्ट के मतलब 9वीं अनुसूची है उसमें कुछ कानून शामिल है, उन पर आप मतलब जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं लगा सकते हो, उसमें फंडामेंटल राइट आपका नहीं वायलेट होगा। ये क्या सीन था? देखो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या कर दिया कि पहले देखो फंडामेंटल राइट ना वो काफ़ी प्रोटेक्ट हो गए थे, उसको आप चैलेंज कर नहीं सकते थे। सरकार है उसमें कुछ भी सुधार करती तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। तो सरकार लेके आई पहला संविधान संशोधन अधिनियम और एक 9वीं अनुसूची जोड़ दी। 9th अनुसूची शेड्यूल में ये जोड़ा कि इसमें जो भी कानून है ना वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। ये ऐसा करके सेटअप कर दिया। अब ये काफ़ी समय तक तो चलता रहा। फिर केशवानंद भारती केस आया, उसमें न्यायालय ने कहा, न्यायालय यदि कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे या कोई भी कोर्ट चाहे तो इस 9वीं अनुसूची में शामिल जो एक्ट है उन पर भी सुनवाई कर सकता है, और वो भी 1971 से पहले, उनमें तो नहीं करेगा बट 1971 के बाद में जो भी 9वीं अनुसूची में शामिल होगा अगर कोर्ट चाहे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची भी अब पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है, अगर वो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है 1971 के बाद का एक्ट है तो उसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है। फिर 31C क्या कहता है? 31C के ये कहता है कि DPVC यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है तो वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो भी उसे वैलिड माना जा सकता है। तो ये हमारी इसकी कुछ फीचर देख लिए हमने। अब हम देखेंगे आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 है ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य क्या होता है? आप पूछ ले रहे हो तो स्टेट ने ये कर दिया, स्टेट ने ये कर दिया। स्टेट होता क्या है? क्या स्टेट यही जो हम राज्य जिसको बोलते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये स्टेट नहीं। स्टेट की बात हो रही ब्रॉड लेवल पर हो रही है, जिसमें संसद पार्लियामेंट आ गई, स्टेट एंड राज्य आ गया, लोकल गवर्नमेंट भी जो भी आ गई। ठीक है, अगर कोई संस्था है जो कि राज्य के लिए काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, या लोकल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, वो भी इसके तहत आएगी। साथ में कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी सरकार के लिए काम कर रहा है। जैसे कि मैं हूँ एक ठेकेदार हूँ, मैंने सरकार के लिए टेंडर लिया और मैं ठेके पे टेंडर चला रहा हूँ, या किसी रेलवे के टेंडर वगैरह चलते रहते हैं बट वो सरकार के टेंडर है वो चला रहे हैं, कोई निजी कंपनी चला रही है तो वो भी स्टेट माना जाएगा। यानी सरकार का कोई काम है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर वो हस्तक्षेप कर रहा है सरकार के काम में तो वो स्टेट माना जाएगा। ठीक है, स्टेट की जुड़ी हुई कोई भी पार्टी है वो स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, अगर स्टेट से जुड़ा हुआ कुछ भी काम हो रहा है तो स्टेट माना जाएगा, इसको याद रखो। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखना, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि न्यायालय होता है ना, जुडिशरी होती है, क्या वो स्टेट है? ये ट्रिक है, थोड़ा समझो। न्यायालय है कोई स्टेट है? आप नॉर्मली बोलोगे हाँ अगर न्यायालय है वो तो स्टेट है ही, ऑब्वियस है। नहीं, न्यायालय स्टेट में नहीं आता है। जब तक न्यायालय है, कोर्ट है, वो अगर न्यायिक काम कर रहा है यानी जुडिशियल प्रोसेस कर रहा है तब तक वो स्टेट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? देखो न्यायालय किसके खिलाफ लड़ रहा है? न्यायालय किससे प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को है या व्यक्ति को किससे प्रोटेक्ट करता है? स्टेट से। स्टेट अगर निरंकुश हो जाए तो उससे रोकने का काम करता है। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम ही तो करता है ना न्यायालय। अगर वो खुद ही स्टेट होगा, वो खुद भी उसका पार्टी होगा तो वो उसे रोकेगा कैसे? मैं खुद ही खराब काम कर रहा हूँ, फिर रोकने वाला भी कौन हूँ? मैं हूँ, तो मैं कैसे रोक पाऊंगा? इसलिए अगर न्यायालय खुद है वो स्टेट कुछ गलत कर रहा है और वो भी स्टेट का पार्ट है तो स्टेट को रोक ही नहीं पाएगा। तो न्यायालय जब तक जुडिशियल काम कर रहा है तब तक वो स्टेट का पार्ट नहीं है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, जब तक वो जुडिशियल से संबंधित काम कर रहा है तब तक वो जुडिशरी का पार्ट नहीं है। अगर वो स्टेट नहीं है तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया तो वो कैसे रोकोगे? तो जब तक वो सुनवाई कर रहा है ना किसी चीज़ की तो वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कैसे कर सकता है? वो ऐसा कानून कब बनाएगा? जब नहीं कोई प्रकार से काम कर रहा है तभी तो कर पाएगा, बट वो ऐसा काम ही नहीं कर रहा, वो तो किसी पे सुनवाई कर रहा है, स्टेट के खिलाफ सुनवाई कर रहा है, तो कैसे उल्लंघन कर सकता है? तो न्यायालय ना तो उल्लंघन कर सकता है और न्यायालय स्टेट का पार्ट नहीं। BCCI एक संस्था है, कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था मामला, क्या BCCI स्टेट का पार्ट है? नहीं, BCCI स्टेट का पार्ट नहीं है। क्या यूनाइटेड नेशन स्टेट का पार्ट है? यूनाइटेड नेशन स्टेट का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा।
अब इससे संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे। एक आया था नरेश श्रीधर केस आया था 1966, 1966 में एक केस आया था, नरेश श्रीधर केस आया था। इसमें जस्टिस हिदायतुल्ला जी ने कहा था कि कोर्ट है ना वो स्टेट का पार्ट होना चाहिए, कोर्ट है वो स्टेट का पार्ट होना चाहिए। आर्टिकल 12 के तहत कोर्ट को भी स्टेट बना दिया जाना चाहिए। ये हिदायतुल्ला जी ने 1966 में कहा था, क्योंकि कोर्ट भी है ना वो भी निरंकुश तो हो सकता है। अगर निरंकुश हो जाएगा और वो आर्टिकल 12 में है ही नहीं तो उसे रोकोगे कैसे, उसे रोक ही नहीं पाओगे ना, तो वो उसको भी स्टेट का पार्ट बना दिया जाना चाहिए। बट उसके बाद में रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस आया था 2002 में। उसमें ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट का पार्ट नहीं है और ना ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया था। उसके बाद में रिजू प्रसाद केस आया था 1915 में, सॉरी 2015 में ये केस आया था रिजू प्रसाद केस में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम किया कि कोर्ट है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, ये जुडिशियल कैपेसिटी में काम करता है, तब तक स्टेट का पार्ट नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, कोर्ट है ना जब तक जुडिशरी का काम कर रहा है स्टेट का पार्ट नहीं है, बट वो प्रशासनिक रूप से कुछ काम कर रहा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, कुछ फंक्शन कर रहा है ना, मतलब नॉन जुडिशियल है, उसका काम ये नहीं जुडिशरी के काम करना, उसके अलावा कुछ भी काम कर रहा है तब वो स्टेट का पार्ट है। नॉन जुडिशियल काम के लिए वो स्टेट का काम पार्ट है, और जुडिशियल काम कर रहा है तो स्टेट का पार्ट नहीं है। कुछ भी पूछ ले, कैसे भी घुमा के पूछ ले, जुडिशरी स्टेट का पार्ट है नहीं है, जुडिशरी स्टेट का काम कर रही है, जुडिशियल काम कर रही है, स्टेट का पार्ट है नहीं है, जुडिशरी नॉन जुडिशियल काम कर रही है तो स्टेट का पार्ट है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना, कैसे भी ट्रिक क्वेश्चन आए आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आर्टिकल 13 को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 12 है ना वो स्टेट की बात करता था, आर्टिकल 13 करता है कोई भी कानून, अगर कोई भी कानून है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, उसको इंसेक्टिसाइड कर रहा है, उसे इंडोगेशन कर रहा है, तो वो है ना नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। मतलब साफ साफ कहना है अगर कोई भी कानून है वो अगर जो हमारी फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसके बाहर जा रहे हैं, तो उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। कौन करेगा? जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे जुडिशरी द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 है वो कहता है अगर कोई कानून है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। अब कानून क्या है? लॉ किसे मानोगे आप? यही तो क्वेश्चन, आप किस किस चीज़ों को नल एंड वॉइड करोगे? ऐसे किसी पार्लियामेंट ने कोई एक्ट के द्वारा लेके आई उसे लॉ मानोगे, पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन दे दिया उसे मानोगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया उसे मानोगे, कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया उसे मानोगे, किसे मानोगे? लॉ की परिभाषा क्या है? तो लॉ की परिभाषा काफ़ी वाइड दी गई है। इसमें लॉ की परिभाषा दी गई है, पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है उसे लॉ माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है उसे लॉ माना जाएगा, कोई टेम्परेरी लॉ जैसे कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस वगैरह को जारी कर दिया गया उसे लॉ माना जाएगा। कुछ स्ट्रेचर इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि पार्लियामेंट है उसकी अपनी शक्ति दे दी, किसी डेलीगेशन को दे दी, किसी सेक्रेटरी को दे दी, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो लॉ माना जाएगा। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है मतलब एग्जीक्यूटिव ने कुछ पास कर दिया, ऑर्डर के रूप में पास कर दिया, उसे भी लॉ माना जाएगा, ठीक है। फिर नॉन लेजिस्लेटिव लॉ, अगर कोई कस्टम ऐसी रीति रिवाज चला आ रहा है, कोई कस्टम चला आ रहा है उसको भी लॉ माना जाएगा कि कस्टम की तरह ऐसा आ रहा है पर वो एक्ट कर रहा है लॉ की तरह, तो उसे भी लॉ माना जाएगा। मतलब लॉ की पावर रखने वाला कोई भी कार्य है वो लॉ माना जाएगा। इन सब में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये सारा मुद्दा है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने गया कि आर्टिकल 13 है वो बड़ा है या आर्टिकल 368 है वो बड़ा है। आर्टिकल 13 लॉ की बात करता है, आर्टिकल 368 करता है फंडामेंटल राइट में संशोधन या किसी भी चीज़ में संशोधन की बात करता है। तो इन दोनों का कैसे डील किया जाए? तो पहला केस आया था शंकरी प्रसाद केस आया था, ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन पहला केस आया था। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, काफ़ी स्ट्रांग थे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इतना स्ट्रांग था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में कहते हैं ना संविधान संशोधन है ना वो कानून नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना वो एक नॉर्मल लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर संविधान संशोधन अधिनियम लाकर या संविधान संशोधन करके कोई भी आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो या कुछ भी चेंज करके ला रहे हो उसको आप लॉ कंसीडर नहीं करोगे और उसे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर उसे नल एंड वॉइड नहीं घोषित किया जा सकता है। क्या कह रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे कि नॉर्मल लॉ के तहत आपने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है जी हो जाएगा, हमने देखा था अभी आर्टिकल 13 में लिखा गया। बट अगर पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन अधिनियम यानी 368 के तहत को संशोधन किया, उसमें आपका फंडामेंटल राइट है ना वो हटा दिया कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दी, तो ये क्या लॉ माना जाएगा और इसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान का संशोधन हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है, उसके थ्रू अगर कुछ भी नया कानून बन रहा है तो उसे नॉर्मल लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो इस सबसे बाहर है और उसे आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? यानी कि
368 है वो 313 से सरोपरि है। 368 के तहत कुछ भी संशोधन हो रहा है, आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी संशोधन हो रहा है, कुछ भी अमेंडमेंट हो रहा है, उसे नॉर्मल लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। और उसके तहत कुछ भी नया कानून आ रहा है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो उसे उस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट का चैलेंज कर रहा है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, और इस आधार पर इसे नल एंड वॉइड है वो घोषित कर दिया जाए, बिकॉज कि आर्टिकल 13 में लिखा है। ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज कि आर्टिकल 13 है उससे आर्टिकल 360 है वो बड़ी करे, ऐसा किस में कहा गया था, ऐसा शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था। उसके बाद में गोलकनाथ केस आया, ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ये केस आया था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने खुद को स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान संशोधन करके जो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे थे नहीं कर सकोगे जी, तब तो हम थोड़े कमज़ोर थे बट अब हम पावर में हैं, ठीक है जी, अब आपको नहीं करने देंगे, अब आपको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करने देंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा किसी भी प्रकार से आप फंडामेंटल राइट को हटा ही नहीं सकते हो, फंडामेंटल राइट का तो आप वायलेशन कर ही नहीं सकते हो, चाहे 368 लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, किसी भी संशोधन की तरह आप इनमें संशोधन ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पर गोलकनाथ में साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पर आप संशोधन ही नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट में आपका संशोधन कर ही नहीं सकते हो, ऐसा साफ साफ बोल दिया। तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट लेके आई थी 24वां 25वां संविधान संशोधन लेके आई और इसके जवाब में इसे खारिज कर दिया गया। बाद में फाइनल एक केस आया था, बहुत बड़ा केस है। इस केस ने है ना भारत का पूरा हिस्ट्री सब कुछ बदल के रख दिया था, पूरी पॉलिटी व्यवस्था राजव्यवस्था सब कुछ बदल के रख दिया था। ये केस था केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था। आप इस केस को देखोगे ना, इसमें इतने सारे जैसे कि आर्टिकल 42 मतलब संविधान का जो आर्टिकल वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, उसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो ये जो केशवानंद भारती केस में ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया था, सब कुछ तय कर दिया था क्या कैसे होगा। इसको ही आज तक कोर्ट किया जाता है, हर केस में इसको कोर्ट किया जाता है कि केस 1 में ये क्या जाता है, केस 1 में ये क्या था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो यहाँ पे 13 जज की बेंच बैठी, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन गए थे। क्या क्या कहते, पहले 13 वर्ष 368 में बड़ा कौन है, फिर फंडामेंटल राइट में चैलेंज किया जा सकता नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता नहीं किया जा सकता है, और भी कई सारे क्वेश्चन गए थे। बाद में जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन गए थे। तो केशवानंद भारती केस गया था, केशवानंद जो केरल में एक मठ की मठाधीश थे, ये केस लेके गए थे, तो ये पूरा था। अब इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। पहला 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, संविधान के किसी भी पार्ट में, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, किसी में भी संशोधन कर सकते हो। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट चाहे तो संविधान के किसी भी पार्ट का संशोधन कर सकती, बट एक कंडीशन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या नई बला आ गई। बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल सा मतलब है वो संविधान का है ना मूल अवधारणा नहीं होनी चाहिए, जो संविधान के मूल रूप से छुपी हुई नहीं चाहिए। अब ये क्या चीज़ें होती ये कैसे पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पता करने की जरूरत नहीं है, ये हम बता देंगे कि मूल अवधारणा क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप तो कानून बताओ, हमें फिर बता दो, हमने ये कानून बनाया है, हम देख लेंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है उसे हम नल एंड वॉइड कर देंगे, हटा देंगे। अगर वो नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो उसे हम नहीं हटाएंगे। तो आप तो कानून बताओ 368 के तहत कुछ भी संशोधन करो, बट हमें प्रूफ कर दो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे। अगर ये कर रहा है तो हम आपको खारिज कर देंगे। तो इसमें जैसे प्रीमल जो हमारा प्रस्तावना है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारे जो देश की पद्धति है ना कि हमारा देश है लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ ही साथ में गणराज्य वगैरह है, ये सारे डेमोक्रेटिक, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम में बताई थी। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और आज भी चलता जा रहा है। कुछ भी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टाइम टू टाइम है, केसेस बाय केस पे डिसाइड किया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या। बट आप है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं करते हो, उसके अलावा किसी भी चीज़ में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद ने कैसे भारतीय केस यही था। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे डिसीजन आए थे, तो बट उसमें क्या वो डीपीएसपी से संबंधित था, फंडामेंटल राइट से संबंधित था, 368 से संबंधित था, आर्टिकल 13 से संबंधित था, और भी कई चीज़ें थी। जब इसको हम पढ़ेंगे तब डिटेल से उसके बारे में देखेंगे। तो आज है ना आप यही लेक्चर इसको ख़त्म करेंगे, कल फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर में और भी देखेंगे। तो आज हमने 13 आर्टिकल देख लिया है, कल 14, 15, 16 के बाद में हम देखेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।